नमस्कार नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम के तू मैं एक रक्त इस फेसबुक के मंच पर अभी तक कई व्यक्ति अपने अपने विचार व्यक्त करने हेतु पधारे रहे। ऐसा ही आज जो विषय है जनजाति समाज में लोक साहित्य, इस संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करेंगे माननीय शशिकांत जी घासकड़वी। शशिकांत जी नंदुरबार के निवासी है। वर्षों पूर्व महाराष्ट्र में और पश्चात गुजरात में वनवासी कल्याण आश्रम का पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में आपने काम भी किया है। लोक साहित्य पर आपका अध्ययन अच्छा है। स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। आज हमारे बीच में जनजाति समाज में लोक साहित्य के संदर्भ में वे विचार व्यक्त करें, उसके पूर्व बहनों का एक समूह गीत होगा और उसके पश्चात माननीय शशिकांत जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, जल नदी जनकार जन के नाद वंदे मातरम, संघ के संघोष का संदेश वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धरती बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संदेश वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित तू मैं एक रक्त इस व्याख्यानमाला में आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मनपूर्वक स्वागत। आज तक इस व्याख्यानमाला के माध्यम से अनेक प्रकार के विषय आपके सामने प्रस्तुत किए गए होंगे। जनजाति समाज की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास, जनजाति समाज की धार्मिकता, साथ साथ जनजाति समाज की अनेक समस्याएं भी हैं। इन विषयों के बारे में अनेक वक्ताओं ने आपके साथ चिंतन किया होगा। आज हम
जनजाति लोक साहित्य के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। जनजाति साहित्य, लोक साहित्य से समाज प्रबोधन, इस विषय का चिंतन आज हम करने वाले हैं। हमें मालूम है कि जनजाति समाज में कई प्रकार की लोक कथा, लोकगीत, पहेलियां, कहावतें उनकी बोली में बोली जाती है। और इस विषय में अनेक प्रकार की विशेषताएं या इतिहास, परंपरा के बारे में हमें जानकारी मिल पाती है। लोक साहित्य की विशेषता यह है कि कागज या कलम ना होते हुए भी लोग अपने चिंतन, अनुभव और निरीक्षण के आधार पर जो बताते हैं उसे लोक साहित्य कहते हैं। इसके बारे में संत कबीर जी ने एक पंक्ति में ऐसा लिखा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग को महातम, मुखई जताई बात। संत कबीर जी बड़े महान संत थे। कई प्रकार के दोहे और चौपाइयां उन्होंने बताई थी, जो लिखित रूप में आज हमें उपलब्ध है। उन पर गहरा चिंतन भी किया जाता है। तो उनका कहना था, वो खुद ही ऐसा कहते थे कि मैं खुद निरक्षर हूं, लेकिन मैंने 4 युग की बात बताई, 4 युग का ज्ञान बताया और जो समाज ने स्वीकार किया। ठीक उसी प्रकार हम जनजाति लोक साहित्य के बारे में सोचते हैं। जनजाति लोक साहित्य भी इसी प्रकार अस्तित्व में आया। जनजाति समाज के अनेक पुरखे जो थे वो भी निरक्षर थे, लेकिन अपना अनुभव, निरीक्षण तथा चिंतन के आधार पर उन्होंने कई प्रकार की कथाएं लोगों को सुनाई, कई प्रकार के गीत गाए गए और अपनी बोली में बोलते समय उदाहरण स्वरूप कई प्रकार की कहावतें, पहेलियां उन्होंने बताई। जनजाति समाज का जो वास्तव्य रहा है वो अधिकतम जल, जमीन और जंगल से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोक कथाओं में भी इसी प्रकार का जिक्र अवश्य आता है। तो ये समझने के लिए हमें सर्वप्रथम जनजाति के बारे में थोड़ी जानकारी लेना आवश्यक है। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की जनसंख्या आज कुल 10 करोड़ के ऊपर है। उसमें से कुल 705 जनजातियां गिनी जाती है। भारत की जो प्रमुख 114 भाषाएं हैं उसमें से 22 जनजाति बोलियां हैं, जैसे कि भीली, गोंड, संथाली, बोडो आदि कई प्रकार की भाषाएं, 22 जनजाति बोलियां भारतीय भाषाओं में सम्मिलित की गई है। और हजारों वर्षों से इन बोली भाषाओं में जो लोक कथाएं, लोकगीत बताए गए, उससे जनजाति समाज को परंपरा का ज्ञान होता है। इसलिए इस बारे में जानकारी लेना और
जनजाति परंपरा, गौरवशाली इतिहास तथा उनकी धार्मिकता के बारे में अगर कोई जानकारी हमें लेनी है तो जनजाति लोक साहित्य का अभ्यास ये निश्चित रूप से आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम जनजाति समाज की कुछ लोक कथाएं उनका विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रांत में बस्तर ऐसा प्रदेश है जहां गोंड जनजाति के लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं। गोंड जनजाति में कई प्रकार की लोक कथाएं, लोकगीत उनके पुरखों ने बताई है। तो इसमें एक कथा ऐसी बताई जाती है कि जिससे एक परंपरा जुड़ी हुई है। बस्तर में एक चौड़क नामक राज्य था। ऐसे कई प्रकार के गोंड राज्य छोटे छोटे वहां होते थे। तो उसमें से चौड़क नामक राज्य में राजा टोडे गुंसे नामक एक राजा राज्य करता था। उसके बगल में पाला नामक एक राज्य था। उस राज्य का राजा पनका वो भी रहता था, उसका भी राज्य था। तो राजा टोडे गुंसे की जो रानी थी वो अति सुंदर थी दिखने में, और उस प्रदेश में आजू बाजू के जो राज्य थे उसमें टोडे गुंसे की रानी के समान अति सुंदर ऐसा कोई नहीं था। पाला का राजा पनका भी दिखने में बहुत सुंदर था, और इसलिए टोडे गुंसे की रानी का पनका से प्यार हो गया, प्रेम के संबंध उनके निर्माण हो गए। तो एक दिन टोडे गुंसे दूर जंगल में शिकार के लिए चला गया। तो टोडे गुंसे की रानी ने पनका राजा को खबर भेज दी कि मुझे लेवा ली जाओ। पनका तुरंत टोडे गुंसे के राज्य में आया और उसकी रानी को उठा के ले गया। जब टोडे गुंसे शिकार करके वापस आया तो उनके सेवकों ने उसे बताया कि उसकी रानी को पनका ले गया है भगा के। टोडे गुंसे को बहुत क्रोध आया। वो तुरंत कुछ सैन्य लेकर के पनका के राज में चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पनका की रानी और उसकी रानी पनका को नहला रही है। ये देखकर वो और क्रोधित हो गया, और क्रोध में उसने पनका का तीर से वध कर डाला। वहां पनका की पत्थर की मूर्ति बन गई। ये देखकर दोनों रानियां बहुत डर गई थी। वो तलघर में जाकर छिप गई। टोडे गुंसे तलघर में गया। उन्होंने दरवाजा खोलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कबाड़ खुला ही नहीं। इसलिए वो निराश होकर वापस अपने राज्य में चला गया। जब वो आ रहा था तब रास्ते में उसे एक मेंढक भी मिला था। वो मेंढक पनका को खबर देने के लिए जा रहा था कि टोडे गुंसे उसके राज्य में आ रहा है। इसका भी बहुत गुस्सा टोडे गुंसे को आ गया था। उसने उस मेंढक को मार डाला। वो भी पत्थर होकर जंगल में पड़ा रहा। उसी प्रकार पनका की भी पत्थर की मूर्ति बन गई थी। लेकिन आज भी हजारों सालों बाद वो पत्थर की मूर्ति बस्तर के गुफानामा जंगल में स्थित है, और उसके पीछे एक परंपरा जुड़ी है। वो परंपरा ऐसी है कि वहां के युवा युवती जब उनकी शादी करने का वो सोचते हैं तो वो पत्थर का चूर्ण ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पसंदीदा लड़का या लड़की से शादी करने को मिले। तो इस प्रकार ऐसी कुछ धारणा
इन कथाओं के पीछे रहती है, जो हजारों सालों से आज तक शुरू है। ऐसी एक दूसरी कथा सृष्टि के आरंभ के बारे में बताई जाती है। जनजाति क्षेत्र में हमें मालूम है कि बड़ा देव की पूजा, बड़ा देव यानी महादेव की पूजा सब तरफ होती है। उसमें से लिंगो देवता भी उनको कहा जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि जल, जमीन और जंगल की रचना लिंगो देवता ने की, और जब ये तीनों रचनाएं उसने की तब पृथ्वी को बहुत चिंता हो गई कि अब इन सब की पूजा होगी लेकिन धरती की पूजा नहीं होगी, मेरी पूजा नहीं होगी। उसने अपनी वेदना लिंगो देवता को बताई। लिंगो देवता ने उसे आश्वस्त किया कि ठीक है, आपकी भी पूजा होगी। तो अभी पृथ्वी की पूजा कौन करेगा, ये सोचकर वो खोज में निकला कि किसको तो भी ये पूजा करने को बताना होगा। जाते जाते जंगल में उसे राजा नेताम और राजा मरकम मिले, तो उनको साथ लेकर के वो जाने लगा। एक नदी के पास वो गया, नदी में पानी था, नदी पार करनी थी। लिंगो देवता ने कहा, हम तो नदी पार कर लेंगे, लेकिन आप कैसे जाओगे? तो लिंगो देवता ने उनके लिए एक घास की रस्सी बनवाई। वो बांधकर दोनों राजा नदी पार करने लगे। किसी देवता को ईर्ष्यावश ऐसा लगा कि अरे, ये तो नदी पार कर लेंगे, उसने तोड़ डाली। वो पानी में डूबने लगे दोनों राजा। तब रानी मछली वहां आ गई और उसने एक कछुए को उनको पीठ के पे बिठाकर नदी पार करने को कहा। वो दोनों राजाओं ने कछुए की पूजा की और कछुआ उनको अपने पीठ पर बिठाकर नदी के पार ले गया। नदी के पार जाने के बाद वहां पृथ्वी का मध्य केंद्र मिला और एक पूजा स्थल भी वहां था। ये दोनों राजाओं ने वहां धरती की पूजा की, पृथ्वी की पूजा की, और उस समय से जनजाति समाज में धरती की पूजा करने की परंपरा चलती आ रही है। ऐसी एक बैगा जनजाति के बारे में एक कथा बताई जाती है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने जल में धरती का निर्माण किया। जब धरती तैयार हो गई तो ब्रह्मदेव ने उसके दो भाग कर डाले, एक ब्राह्मण बनाया और दूसरा बैगा बनाया। ब्रह्मा ने ब्राह्मण के हाथ में कलम और कागज सौंप दिया और बैगा को कहा कि जंगल तोड़कर खेती करनी होगी। तब से बैगा जनजाति जंगल तोड़कर खेती करने लगे और ये परंपरा हजारों सालों से, केवल बैगा जनजाति में ऐसा नहीं है। हम जहां भी जनजाति क्षेत्र में जाते हैं तो कई प्रकार की जनजातियां उनकी खुद की जमीन होते हुए भी जंगल काटकर वहां खेती करने लगते हैं। उसमें से कई समस्याएं पैदा हुए, लेकिन एक समझ, एक मान्यता जनजाति समाज में है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की मान्यताएं जनजाति समाज में है और वो परंपराएं जो उनकी है, चाहे खेती करने की परंपरा हो, चाहे शादी के बारे में परंपरा हो, चाहे धरती की पूजा करने की परंपरा हो, ये सब परंपराएं इन लोक कथाओं में से निर्माण हुई है। क्योंकि लोक कथा या लोक साहित्य जनजाति समाज में किसी आचार्य ने बताया और वो मान्यता हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसी प्रकार कोई काव्य शास्त्र परंपरा भी जनजाति समाज में नहीं थी,
लेकिन एक सांस्कृतिक परंपरा जनजाति समाज में थी, और इस सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर जो लोक साहित्य उन्हें मिला, उसको लेकर के आज तक जनजाति समाज अपना जीवन यापन करता है। दूसरी प्रकार की जो जनजाति है भिल्ल जनजाति, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 प्रांतों में ये भिल्ल जनजाति के लोग ज्यादा मात्रा में रहते हैं। उनकी विशेषता ये बताई जाती है कि धर्म और संस्कृति के वो खुद को रक्षक मानते हैं, और इसलिए कई प्रकार के वीर योद्धा या धर्मगुरु भिल्ल जनजाति में हो गए हैं। तो ऐसे कई प्रकार के गीत संस्कृति रक्षण के बारे में, धर्म रक्षण के बारे में भी उन्होंने बनाए। कुछ देव देवताओं के गीत उन्होंने बनाए। उसमें से उनके समाज के बारे में उनकी जो धारणा है, उसका एक बहुत अच्छा गीत उन्होंने लिखा है। सूर अमु मर्द अमु धर्मी अंगु भील, जोंगोलू में राजा अमु आहा वागा पील, खेरा मर्द अमु भील। इसका मतलब यह है कि हम भिल्ल जनजाति के लोग शूर है, मर्द है और धार्मिक भी है। हम जंगल में रहते इसलिए जंगल के राजा है, और हम खुद को बाघ के बच्चे मानते हैं, इसलिए हम सच में मर्द है। इस प्रकार का वर्णन अपनी जनजाति का बड़ी गौरवता से वो करते हैं। इस गीत के साथ अपना नृत्य भी करते हैं। भिल्ल जनजाति में कुल देवता का सम्मान महामोगी तथा देवमोगरा माता को मिलता है। उनके भी कई गीत या आरती भी जनजाति समाज में उनकी बोली में गाई जाती है। उसमें से एक गीत ऐसा है, देव मोगरा नाव तो अमोरे, धोरती पेटू में निगली यहा तू, देव मोगरा नाव तो अमोरे, 5 धातु बोने ली यहा तू। हे देव मोगरा माता, तेरा नाम देव मोगरा है क्योंकि तू धरती के पेट से निकली है और 5 धातु से बनेली है, इसलिए हम तेरी पूजा करते हैं। इसी प्रकार का एक गीत और भी है। महाशिवरात्रि के समय यहां मोगी की बड़ी जत्रा लगती है देवमोगरा गांव में। तो एक पालक अपने बच्चे को कहता है, पोयरे फिरा जाहू देवमोगरा जात्रा में, सातपुड़ा ऊंचे डोगू पे देवमोगरा गांव में, गोलवारा चाल है। तो अपने बच्चे को वो कहता है कि चलो आज हम जाएंगे, कहां? देवमोगरा जत्रा में जाएंगे, जो सातपुड़ा के ऊंचे पर्वत पर, पहाड़ी पर है। देवमोगरा नामक गांव भी है, वहां हम जाएंगे क्योंकि वहां हवा बहुत सुंदर रहती है। इस प्रकार का एक अच्छा वर्णन अपनी देव देवता के बारे में श्रद्धा के साथ लोग गाते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। उसी प्रकार कोकणा जनजाति में भी कई प्रकार की परंपरा है। कंसरी पूजा है, देवमोगरा माता पूजा है, डोंगरिया देव है। ऐसी कई प्रकार की पूजाएं इन जनजातियों में की जाती है। उस समय अलग अलग प्रकार के गाने होते हैं, लेकिन कोकणा समाज में, कोकणा जनजाति में एक थालगान प्रकार होता है। डोंगरिया देव कंसरी पूजा के समय या अन्य कोई भी पूजा हो, उसके समय ये थालगान लगाया जाता है। जैसे कि नया धान जब बनता है
तो वो धान जब सुखाने के लिए खेत से बाहर लाया जाता है तब उसकी पूजा होती है। तो उस समय रात भर कोकणा जनजाति के लोग थालगान करते हैं, या घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अंत हुआ हो उसके स्मरण दिवस पर भी ये थालगान लगाया जाता है। तो ये थालगान एक तुअर की काठी लेकर के उसको मोम लगाया जाता है और वो एक थाली पे चिपकाया जाता है। उसमें से जो सूर निकलता है, उस सूर के साथ राजा चंद्रसेन नाम की एक कथा भी वहां बताई जाती है। उसी प्रकार जनजाति समाज अपने प्राणी पंछियों के साथ रहते हैं, वो उनके परिवार का ही एक भाग होता है। तो उनकी जो निष्ठा होती है प्राणियों की, पक्षियों की, वो भी अलग प्रकार की होती है। इसका अनुभव हम हमेशा करते हैं। तो एक इसी प्रकार की कथा जनजाति समाज में बताई जाती है। डूंगर को चाल चिड्डी कुर्र नाम की कथा है। इसका मतलब है कि एक मुर्गा अपने मालिक के घर चोरी नहीं होने देता, अपने प्राण गंवा देता है पर चोरी नहीं होने देता। अपने मालिक का रक्षण करना, यह स्वामी निष्ठा उस मुर्गे में दिखती है। तू तोरती बोहती कहे की वादी नाम की एक कथा भी बताई जाती है। पृथ्वी पर मानव जाति का विकास कैसे हुआ और संकट से मुक्ति हमने कैसी पाई, सत्य क्या विजय कैसा होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार इस कथा में प्रस्तुत किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य के जनजाति समाज में भी ऐसे कई प्रकार के गीत होते हैं। प्रमुख रूप से समरसता का भाव, कछारी जनजाति है, असमिया की अनेक प्रकार की जनजाति है, बोरो जनजाति है, तो उसमें एक समरसता का भाव देने वाला गीत है। भादर मासे रे करम परम बैसाख बिहुर समानेई, सृष्टि कथा आसे गाथा दुनते समान रे, करम परम समानेई बैसाख बिहुर समानेई। इस गीत में धर्म, विश्वास, आध्यात्मिक तत्वों की कहानी आदि सब विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से असम में जो अलग अलग प्रकार के त्योहार होते हैं, चाहे वो बिहू त्योहार हो, बिहू 3 प्रकार के होते हैं, कुछ भाद्रपद महीना में होने वाले हैं, कुछ वैशाख में होने वाले हैं। तो प्रमुख रूप से भाद्रपद महीने में करम परम महोत्सव होता है, वैशाख में बिहू नामक उनका त्योहार होता है। लेकिन ये सब एक प्रकार के हैं, ऐसा इस गीत में बताया गया है। उसमें सृष्टि की कथा बताई जाती है और हम सब एकता से इस उत्सव को मनाते हैं, ऐसा वर्णन इस गीत में किया हुआ है। इसका मतलब है कि एक समाज की एकता, समरसता का भाव इस गीत में बताया गया है। छत्तीसगढ़ के हल्बी जनजाति में भी देव देवताओं पर का विश्वास बताया जाता है। उसमें एक चलो सखी लंकागढ़ कूद लो हनुमान नाम का एक गीत है। उसमें जो प्रभु रामचंद्र ने लंका में हनुमान को भेजा, तो एक गौरव की बात है जनजाति समाज के लिए। इस प्रकार का भाव इस गीत में आता है। धनकुल जनजाति में भी ऐसे राम, हनुमान, कृष्ण, अर्जुन इनके गीत होते हैं। महाराष्ट्र में भी जो प्रमुख रूप से नवापुर क्षेत्र है, वहां अर्जुन और कृष्ण का वर्णन राजा पांठा और गांडा ठाकुर इस प्रकार किया जाता है और उनकी अनेक कथाएं वहां भिल्ल जनजाति में ही है। तो ऐसे कई प्रकार की गीत
जो जनजाति समाज की परंपरा श्रद्धा बताती है। एक संथाल परगना के बारे में भी कथा बताई जाती है। वहां एक हजारों सालों से परंपरा है कि बहनोई शादी के बाद अपने साले को बैल भेंट करता है। हजारों सालों से यह परंपरा उनकी चल रही है। तो उसके पीछे एक कथा है। जब जनजाति के लोग खेती करने लगे तो ऐसे ही एक दिन एक किसान खेती करने के लिए जंगल में गया। साथ में बैल, हल, फर लेकर के गया था। जंगल में जाने के बाद उसका फर कहीं तो भी गिर गया। उसको याद आया कि अरे फर नहीं है तो खेती कैसे करेंगे, हल कैसे चलाएंगे। तो वो वापस फर ढूंढने को गया। फिर वापस उसके ध्यान में आया कि अरे मैं बैल और हल वहां छोड़कर आया, फर कहीं तो भी होगा। वापस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अगर मेरा फर कोई मुझे यहां ला के देगा तो उसके साथ मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा। तो एक बाघ वहां जंगल में छिपा हुआ था, वो बाहर आ गया। उसने कहा कि मैं तेरा फर लाके देता हूं, तू तेरी बेटी मुझे देगा? किसान ने कहा हाँ ठीक, आज शाम को झरने के पास मैं मेरी बेटी को भेजता हूं, तुम मिल लेना। वापस किसान अपने गांव में गया। उसकी बेटी को उसने बताया कि आज शाम को झरने के पास पानी लेने के लिए जाना। वो बर्तन उठाकर वहां झरने के पास जाने लगी। रास्ते में उसका छोटा भाई वहां खेल रहा था, उसके साथ एक विषैला तीर भी था। तो वो जंगल में गए दोनों साथ में। वो झरने के पास पानी लेने के लिए गई। उस समय वो छोटे भाई को एक बगला दिख पड़ा। उसने अपने तीर से उस बगले पर निशाना साधा, लेकिन उसका निशाना चूक कर बाघ को लगा। बाघ का अंत हो गया। बहन को ऐसा लगा कि बाघ मेरे ऊपर हमला करने वाला था, इसलिए छोटे भाई ने बाघ को मार के मुझे बचाया। उसे बहुत आनंद हुआ। उन्हें उत्साहित होकर उसको गले लगाया, वापस अपने घर में गई, पिताजी को सब हकीकत बताई और पिताजी को एक शर्त रखी कि मैं शादी जब करूंगी तब जो दूल्हा अपने शादी के बाद अपने साले को बैल भेंट करेगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। तो इस प्रकार की एक मान्यता संथाल समाज में बन गई। हजारों सालों से बहनोई अपने साले साहब को बैल भेंट करता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की रीति रिवाज, अनेक प्रकार की परंपराएं, अनेक प्रकार की मान्यताएं इस लोक साहित्य से बनी हुई है और लोग उसका पालन करते हैं। हम सब कार्यकर्ताओं ने इस लोक साहित्य को जानना इसलिए जरूरी है कि अगर हम उस क्षेत्र में काम करते हैं तो उस समाज के साथ अगर हमें समरसता का भाव निर्माण करना है तो उनकी बोली भाषा, उनका बोली भाषा में मौजूद लोक साहित्य, इसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। अगर हम इस बारे में लोगों से बात करते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। एक घटना मुझे याद आती है कि मैं जब कल्याण आश्रम के काम के लिए प्रवास करता था तो पेट तहसील में जनजाति समाज के विचारक आवारी गुरुजी वहां रहते थे। तो एक बार वो ऐसे ही उनके साथ मुझे ले गए और बहुत दूर जंगल में एक पहाड़ी के नीचे एक छोटे घर में वो मुझे ले गए और एक व्यक्ति से भेंट कर दी। वो व्यक्ति बहुत ही गरीब था। एक वहां छोटे घर में घास की झोपड़ी थी, उसमें लेटा हुआ था। आसपास कुछ उसके पास कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति के साथ भेंट करने की क्या विचार होगा गुरुजी का। थोड़े बाद गुरुजी ने बताया कि ये मेरे गुरु है।
और इनके पास से मैंने सब ज्ञान लिया है। थोड़ी देर बाद उनके पास 2-4 कुछ डायरिया थी, उन्होंने बताई, और उसमें अनेक प्रकार के संस्कृत श्लोक और जनजाति बोलियों में आने वाले शब्द, इसका एक अध्ययन उस व्यक्ति ने किया हुआ था। आवारी गुरुजी का तो जनजाति समाज के बारे में गहरा चिंतन था, और वो इतना चिंतन कैसे हुआ, इसका अनुभव मुझे उस व्यक्ति की भेंट होने के बाद हुआ। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव जनजाति क्षेत्र में आते हैं। लोक साहित्य का महत्व इसलिए है, हम कार्यकर्ता इस पर जरूर विचार करें, इसका चिंतन करें और लोक साहित्य के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें। ऐसे ही इस विषय के पीछे अपेक्षा है। अंत में संत गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई मुझे याद आती है। कीरत भूमिरल सोई सुरसरी के सम, सब कह हित कोई। लोक साहित्य के बारे में ही तुलसीदास जी ने कहा है कि लोक साहित्य कैसा होता है कि वो गंगा की तरह प्रवाहित होता है, पवित्र है, और इसलिए वो धरती को जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार ऐसा जीवन प्रदान करने के लिए इस लोक साहित्य का हम अध्ययन करें, इस अपेक्षा के साथ मैं मेरा कथन पूर्ण करता हूं। नमस्कार।